गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का आज साइंस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप सभी को व्यंजन वर्ण के विषय में बताऊंगा। ठीक, आज का टॉपिक क्या है हमारा? व्यंजन वर्ण। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन का अर्थ बता दिए थे, क्या होता है? सब्जी। ठीक है, मतलब शब्द के आधार पर देखा जाए तो ऐसे व्यंजन किसको कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन वर्ण आते हैं? 33 व्यंजन वर्ण आते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन वर्ण आते हैं? 33 व्यंजन वर्ण आते हैं। व्यंजन वर्ण के मूल रूप से तीन भेद हैं। व्यंजन वर्ण के मूल रूप से कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ठीक, एक हो गया आपका अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और एक होता है आपका स्पर्श व्यंजन, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसे आपको ये ध्यान नहीं रखना, स्पर्श व्यंजन जो है इसके भेद में नहीं आता है। ठीक है, यदि आपको य और ल व याद हो अच्छे से तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। य से लेके व तक, य र ल व, इन चारों को क्या कहते हैं? हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन चारों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। इन चारों को क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4। उसके बाद तालम, श, मूर्धन, स, दंत, स और ह, इन चारों को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक, ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? तो ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है। ऊष्म का अर्थ क्या होता है? गर्म। जब इन चारों के वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन चारों को क्या कहते हैं? हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसके बाद अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये हमने यहाँ पे नोट में आपको लिखा दिया है कि इनका निर्माण कैसे हुआ है। अक्षों को हलंत मूर्धन स के मेल से बना है, त्र तो हलंत र के मेल से बना है, ज्ञ जो हलंत न्याय के मेल से बना है, और श्र तालव्य श और र के मेल से बना है। चूंकि ये 2 व्यंजन वर्णों के मिलने से बनते हैं इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसे नोट कर लीजिएगा। यस, अब हम अगले टॉपिक की ओर जाते हैं। अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा स्पर्श व्यंजन। हम आपको बताए थे कि अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? स्पर्श व्यंजन। देखिए, स्पर्श का अर्थ क्या होता है? ठीक, स्पर्श का अर्थ क्या होता है? सटना या फिर छूना। ठीक, स्पर्श का अर्थ क्या हो सकता है? सटना या छूना। ठीक, या स्पर्श करना भी, स्पर्श का अर्थ ही होता है छूना। ठीक, स्पर्श करना। अब देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के प्रत्येक भाग सटते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है? इनके उच्चारण में मुंह के प्रत्येक भाग जो है आपस में सटते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 25। ठीक, कौन कौन आते हैं? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक, यहीं से आपको ध्यान क्या रखना है? अगर आपको इनका उच्चारण स्थान नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है? केटीएम मांगना है पिताजी से। KTM 2 आपको क्या करना है? अपने पिताजी से केटीएम मांगना है। ठीक, जैसे ही आप केटीएम मांगेंगे आपका ये उच्चारण स्थान भी आपको याद हो जाएगा। के से हमारा क्या होता है? कंठ। टी से क्या होता है? तालु। एम से क्या होता है? मूर्धा। डी से क्या होता है? दंत। और ओ से क्या होता है? ओष्ठ। ठीक, तो जिन वर्णों के मतलब कवर का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? हमारा कंठ। ठीक, चवर का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। टवर का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। और तवर का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। वैसे ही पवर का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? हमारा ओष्ठ। इन पांचों वर्गों में कुल 5 वर्ण है, इसलिए स्पर्श व्यंजन की संख्या हो गई 25। और देखिए, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण जो है 5वां वर्ण हुआ, इसलिए इन 5 को क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है? पंचमाक्षर होता है। पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? 5। पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? 5। अच्छा, इन्हीं 5 को क्या कहते हैं? अनुनासिक भी कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया पंचमाक्षर वाला का बात। और इन्हीं 5 को क्या कहा जाता है? अनुनासिक भी कहा जाता है। तो अनुनासिक की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 5।
अनुनासिक, अनु माने होता है पीछे, नासिक माने नाक के द्वारा, यानी नाक से जो उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। और अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, 5। ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको उच्चारण स्थान नहीं याद हो तो आपको ये तो याद होगा ना कि कवर के बाद चवर गाता है, टवर गाता है, तवर गाता है, पवर गाता है। आपको क्या ध्यान रखना है, KTM 2, ठीक। के से क्या हो जाएगा, कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ। जैसे आपसे पूछेगा ब का उच्चारण स्थान क्या है, आपको ध्यान रखना है कि ब का क्या है, ओ, यानी कि क्या हो जाएगा, ओष्ठ। तो ब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ। पूछ देगा ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो KTM 2, पहले क्या आ गया, के, यानी कि ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ। चलिए अब आगे समझते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आप देखिए, इससे पहले हमने आपको सारे वर्णों का उच्चारण स्थान बता दिया है, और इसमें जो है मैंने सिस्टमैटिक तरीके से लिख दिया है कि किनका उच्चारण स्थान क्या है, ठीक। अब थोड़ा इसको समझते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं ओ आ कहां से आ रहा है, कंठ से आ रहा है, तो कंठ क्या हो जाएगा, ओ आ का उच्चारण स्थान हो जाएगा, ठीक। आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान में कंठ, ठीक। के से क्या हो गया हमारा, कंठ। इसमें क्या क्या आ जाएगा, कवर्ग आ जाएगा हमारा, ओ आ हो और विसर्ग, ये क्या है, कंठ वर्ण है, क्या है, कंठ वर्ण है। फिर तो हो गया हमारा, तो चवर्ग जितना भी है इसमें चो जो झ न्यो तक, ये क्या हो जाएगा, तालु से उच्चारित होगा। हर्स्वई दीर्घ ई, देखिए दंत सो, ये क्या है, तालव्य स्व है, यानी तालु से ही उच्चारित होगा, बताए थे हम आपको। और ये सब किससे उच्चारित होते हैं, तालु से, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, तालव्य कहा जाता है। वैसे ही टवर का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, और इसे मूर्धन स्व पढ़ते हैं तो उच्चारण स्थान मूर्धा ही होगा। मूर्धा में देखिए र भी आता है, इसलिए र भी इसमें आ जाएगा, ठीक। और इसमें चूंकि र आ गया, इसलिए इसमें देखिए री और र उच्चारण दोनों का समान ही होता है मिला जुला कर, इसलिए इसमें क्या हो गया, दोनों वर्ण आ गया। री और र किस में आएगा, हमारा मूर्धा में आ जाएगा। दंत में वैसे ही फिर हो जाएगा, इसमें तवर्ग आ जाएगा, और फिर दंत सो आ जाएगा, लिरी लो, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे दंत वर्ण हो जाएंगे। ओष्ठ में वैसे ही प वर्ग आ जाएगा। और एक ये आपको ध्यान रखना है कि व का उच्चारण स्थान ओष्ठ तो है ही, साथ ही साथ क्या है, इसमें दंत भी है, ठीक। ये दंतोष्ठ है। अगर आपको ऑप्शन में दे कि व का उच्चारण स्थान क्या है और ऑप्शन में हो दंतोष्ठ, तो दंतोष्ठ में लगाना है। और दंतोष्ठ नहीं है, केवल ओष्ठ है, तो क्या करना है, आपको ओष्ठ में ही लगाना है, ठीक। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। आगे देखते हैं अब। चलिए, इससे पहले तो सभी वर्णों के उच्चारण स्थान पे चर्चा कर लिए। अब देखिए बच क्या गया था हमारा, ए ऐ ओ औ। ये बना किससे होता है और इसे कहते क्या है, बताए थे हम आपको कि इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। ए ऐ ओ औ को क्या कहते हैं, हम संयुक्त स्वर कहते हैं। और ए किसके से किन किन वर्णों से मिलकर बना होता है, ओ और हर्स्व ई से। ओ का उच्चारण स्थान क्या बताए थे हम, कंठ, ठीक। और हर्स्वई का उच्चारण स्थान क्या बताए थे, तालु। तो क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे क्या बन जाएगा, कंठ तालव्य, यानी ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ तालव्य, ठीक। वैसे ही देखिए ओ किन किन वर्णों से मिलकर बना था, ओ बना था ओ से और ऊ से। ओ का उच्चारण स्थान कंठ है, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। इसलिए क्या हो गया, इनका उच्चारण स्थान ओ औ का कंठोष्ठ। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चर्चा करते हैं। री हो गया हमारा, जैसे देखिए री में जो है ना बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है, ठीक। कुछ जो है इसे मात्रा के दृष्टिकोण से स्वर बता रहे हैं कुछ विद्वान, और कुछ विद्वान का ये कहना है ये उच्चारण के दृष्टिकोण से क्या है, व्यंजन है। उच्चारण करते हैं तो कैसे इसको पढ़ते हैं, इस री के जैसे पढ़ते हैं। और इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो हलंत जोर दीर्घ ई ना, यानी रो क्या है हमारा, व्यंजन है। तब तो यहाँ रूले गड़बड़ हो जाएगा ना। लेकिन मात्रा के दृष्टिकोण से री क्या है, देखिए ये एक मात्रा होती है और किसी भी व्यंजन में ये लग जाता है। जैसे देखिए क में है तो क में लगा देते हैं, कृष्ण बना देते हैं ना। और फिर देखिए वैसे ही
तो में लगा देंगे तो त्री बन जाएगा। यानी मात्रा के दृष्टिकोण से ये क्या है, किसी भी व्यंजन से मिल जाता है, इसका मतलब मात्रा के दृष्टिकोण से ये स्वर है। ठीक, मात्रा के दृष्टिकोण से क्या है, स्वर, और उच्चारण के दृष्टिकोण से क्या हो जाएगा, व्यंजन। अब दोनों का झंझटे खत्म कर दिया व्याकरण शास्त्री। ठीक, वो क्या किया, इसको सीधे बोल दिया अर्ध स्वर। ठीक, आधा स्वर है ये अब और आधा व्यंजन है। ठीक, उच्चारण के दृष्टिकोण से क्या हो रहा था, ये व्यंजन, और मात्रा के दृष्टिकोण से स्वर हो रहा था, इसलिए व्याकरण शास्त्रियों ने इसे क्या कर दिया, अर्ध स्वर कर दिया। प्रश्न क्या बनेगा आपका कि री क्या है, स्वर है, व्यंजन है या अर्ध स्वर है, तो आपको किसमें टिक लगाना है, अर्ध स्वर में टिक लगाना है। ठीक, अयोगवा की भी चर्चा कर लेते हैं। अयोगवा क्या होता है, तो अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं, अयोगवा कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है बच्चों, अयोगवा कहा जाता है। ठीक, अनुस्वार आपको पता ही होगा, ये नाक से उच्चारित होता है, इसलिए इसको नासिका कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। विसर्ग जो है आपको ये लिखाई दिए थे इससे पहले वाले में, देख लीजिए कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और यहाँ भी हम आपको नोटिस में लिखा दिए कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ठीक, इसमें आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज हमारा वर्ण प्रकरण खत्म हो चुका है। अब हम अगली क्लास में अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी ने हमारे वीडियो को देखा, बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा, और अगले वीडियो में मिलेंगे सबसे। तब तक के लिए खाइए पिए, खूब मस्ती कीजिए, पढ़िए भी साथ साथ, क्योंकि आपको सफल भी होना है। अगले क्लास में मिलेंगे।